बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि दो लफ्ज़ जो हैं वो अच्छे अखलाक से आप बोल लें तो किसी का आप दिल खुश कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में इस चीज़ का ख्याल भी नहीं रखते कि हमने अगर कभी किसी को बुरा भला कह दिया तो वो उसको बुरा लग जाएगा। खुद अल्लाह ताला कहता है कि आपने हुकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हुकूकुल्लाह पे हम ज़रूर नज़र रखते हैं, ज़ोर देते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला के जो बंदे हैं उनके हुकूक का ख्याल रखना भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ बहुत सारे अच्छे काम आप कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को भी हर रोज़ अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे और कोशिश करेंगे और अपने दिल में ये सोच लेंगे कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, तो इंशाल्लाह आपके अपने काम बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का। पहले सेगमेंट से जान लेते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ हैं खुशबू, उनसे जानते हैं बाहर का मौसम कैसा है। जी खुशबू, बताइए मौसम इस वक्त कैसा है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा? जी आना, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो मैं आपको बताती चलूँ कि आसमान पर बादलों का बसेरा है। ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है, जबकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 82% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा जो है वो 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इस वक्त दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर आसमान पर बादलों का बसेरा बरकरार रहेगा और यूं ही ठंडी ठंडी यकबस्ता हवाएं। जी खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आपने बताई कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी, लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। जी, नैब कोर्ट्स जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। कूड़े के ढेरों के साथ सीवरेज मिले पानी का मसला भी सामने आ गया। जोड़े पुल के तरफ कचरे के अंबार। चीनी और घी के दाम काबू में न आए, कमिश्नर की डीलर्स के साथ मीटिंग। मनामा में गैस का जाली नेटवर्क, सेल्स डिपार्टमेंट के पर्दा नशी भी मुलव्वस। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, क्या हाल चले आप? इमरान भाई, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर नाज़रीन हमारे पास है। जी, नैब कोर्ट्स जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ एहतसाब अदालतें केनाल रोड पर विफाकी कॉलोनी के करीब मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। किस मकसद के तहत ये फैसला किया गया है और इसका फ़ायदा होगा क्या कोई? देखें जी, अगर हम बात करें कि नैब कोर्ट में जब भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत होती है तो वहाँ पर ना सिर्फ साइलिन ही नहीं बल्कि आम शहरियों के लिए भी कई किस्म की मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती हैं, स्पेशली चूँकि सिक्योरिटी के मद्देनज़र वहाँ पर तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और फिर होता ये है कि शहरियों को मुतबादिल रूट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हम पिछले एक साल पे नज़र डाल लें तो पिछले एक साल तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग रही है नैब कोर्ट्स में और जिस तरह से रास्ते बंद हुए हैं ऑब्वियसली उससे शहरियों को मसाइल रहे। बिल्कुल यही सूरत हाल रही कि चलें साइलिन का तो अदालतों में साइलिन को तो वैसे कई किस्म के मसाइल जो हैं उनका सामना रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत नैब कोर्ट्स में होती हैं तो वहाँ पर रास्ते जो हैं वो ब्लॉक होते हैं, बल्कि सुबह से ही रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं और तकरीबन शाम तक वो रास्ते जो हैं वो बंद ही रहते हैं अनटिल अनलेस केस जो है उसकी सुनवाई जल्दी ना हो जाए। तो शहरियों को आमदोरफ़्त में शदीद परेशानी का सामना होता है। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सिर्फ नैब कोर्ट ही नहीं बल्कि जितने भी अहम सरकारी दफातर हैं उनको दीगर खुले एरियाज़ में मुंतकिल कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि मे भी वफाकी कॉलोनी के पास केनाल रोड पर एहतसाब अदालतों को शिफ्ट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये भी डिसीजन जो है ये कोई वाइस डिसीजन नहीं होगा। चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं तो लोगों के हमने शॉर्ट्स दिखाए किस तरह से लोग जिस तरह
खारदार तारे लगाई जाती हैं, नीचे से गुजर के जा रहे हैं लोग, कंटेनर्स लगा दिए, लोग वहां से गुजर, ये रास्ते बंद किए जाना क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या? हमने तो बहुत ज्यादा इतने हाई प्रोफाइल केसेस भी नहीं थे जिसमें इन्होंने इस तरह रास्ते बंद देख लेना। रास्ते ये बंद करते हैं इसीलिए कि जो भी अहम शख्सियत पेशी के लिए वहाँ पर आ रही है, कारकुन जो हैं या आम शहरी जो उनसे मोहब्बत रखते हैं वो वहाँ पर ना पहुँचे, लेकिन सूरत हाल जहाँ जो वहाँ पर होती है वो सबको नज़र आती है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस जो है उसकी समाअत होती है और कोई अहम शख्सियत वहाँ पर आती है तो उस पार्टी के जो कारकुन हैं वो वहाँ पर कसीर तादाद में वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जो बात की जा रही है कि लोग जो हैं वो खारदार तारें अबूर करके या कंटेनर के नीचे से वहाँ जाते हैं तो लोगों को तो आप नहीं रोक सकते ना। बात यहाँ पर ये हो रही है कि कैनाल रोड पर आप इसको शिफ्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कैनाल रोड तो पहले ही ऐसी रोड है कि वहाँ पर खुदा न खास्ता एक गाड़ी भी अगर ख़राब हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो तवील कतारें जो हैं वो लग जाती हैं। आपको मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी अहम सरकारी दफातर को या ऐसी कोर्ट्स को जो है वो आपको रायवंड जैसे खुले एरियाज़ में जो है वो मुंतकिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर क्या होगा कि शहर चूँकि फैल रहा है और जिस तरह अब आप इस एहतसाब अदालत को यहाँ से शिफ्ट करके कैनाल रोड पर लेकर जा रहे हैं, फिर आइंदा कुछ सालों में आप कैनाल रोड से फिर शिफ्ट करके कहीं और ले जाएंगे। तो आप अभी मनावा वाले एरियाज बात करते हैं, लिंक रोड इतने हैं कि जरा सी कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है और पूरा आपका शहर जो है वो चौक होकर रह जाता है। शहर के दाखिली रास्ते जो हैं वहाँ पर काफ़ी खुले एरियाज हैं, सरकारी ज़मीनें भी हैं, वहाँ पर आपको इन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए। सिर्फ नैब कोर्ट को ही नहीं, जितने अहम सरकारी दफातर हैं जहाँ पर रश रहता है और जहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि साइलिन को और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहता है, तो ऐसे दफातर ऐसी इमारतें जो हैं वो आपको खुले एरियाज़ में शिफ्ट करना चाहिए। जैसे मनावा है, जैसे शाहदरा है, जैसे रायमंड रोड है, तो इन एरियाज़ में मेरे ख्याल से शिफ्ट करने की ज़रूरत है और इसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लाहौर रावलपिंडी मुल्तान अदालतों के जजेस, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, एडिशनल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने भी शिरकत की है। एहतसाब अदालतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास भी हुआ है और ये टाइम टू टाइम कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाना, मुझे बताइएगा कितना ज़रूरी है? देखें जी, बहुत ज़रूरी है, चूँकि अपोजिशन की जानिब से एक अरसे से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं नैब पर कि एक तरफ़ा कार्रवाई जो है वो नैब की जानिब से देखने में सामने आती हैं और फिर हुकूमत की जानिब से भी कई किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे इजलास जो हैं ये वक्तन फ़वक्तन होते रहने चाहिए और जो इनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं इन इजलासों की वो भी सामने आनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल हुई हैं, किन किन चीज़ों पर गौर व ख़ौज जो है वो किया गया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि वाकई एहतसाब के हवाले से एहतसाब के अंदर भी, एहतसाब इदारे के अंदर भी एहतसाब जो है वो हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। ये चीज़ें टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि लोगों का एतमाद भी बहाल हो सके। हम वैसे तो देख रहे हैं कि अपोजिशन से ये चीज़ें जो है बार बार मेंशन की जाती हैं, लेकिन अब ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने अवाम का एतमाद बहाल करना है, तो ये सब करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली जो बात की अदालतों की मुंतकिली के हवाले से, उसके लिए पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है कि अगेन फिर अगर आप ऐसे इलाकों में अदालतों को मुंतकिल कर देंगे जहाँ ऑलरेडी ट्रैफिक को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अगली खबर जो ब्रेक से वापस आके हमने डिस्कस करनी है वो ये है जी, शहर में कूड़ों के ढेर के साथ साथ सीवरेज के पानी का मसला भी बढ़ता चला जा रहा है और जो हमारे पास इलाके हैं, जोड़े पुल का इलाका, वहां पर सीवरेज मिले पानी की वजह से ताफून भी फैल रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरा, हम कहते हैं कोरोना से बचना है तो आपने सफाई का ख्याल रखना है, मतलब आप लोगों को कह रहे हैं कि आपने सफाई का ख्याल रखना है और शहर के हालात देखकर उसकी सफाई का ख्याल किसने रखना है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ख़बर ये है जी, शहर में कूड़े के ढेर तो हैं ही और हर रोज़ की बुनियाद पर आपको हम मुख्तलिफ इलाकों के हालात भी दिखा रहे हैं। इस पर अब सितम ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर सीवरेज का पानी भी वबाले जान बनता जा रहा है, यानी एक तरफ कूड़ा, एक तरफ सीवरेज का पानी, तो सड़कों से गुजरना तक आपका मुहाल हो गया है। ये मेन शाहराहों के हालात हैं और इसके बाद गली मोहल्लों में हालात जो हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ये चीज़ें भुगत रहे हैं। इमरान भाई, मुझे बताइएगा, ये जो सफाई के दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि आपने हर हुकूमती सतह पर जितने प्लेटफॉर्म है, जो भी बैठता है वो ज़रा में से कोई, उन्होंने कहा जी आपने कोरोना से बचना है, आपने डेंगू से बचना है, आपने सफाई का ख्याल रखना है, तो यहाँ की सफाई किधर जाती है? बिल्कुल, आपने सवाल तो आपने ऐसे उठा दिए जिसके जवाब जो है शायद हुकूमत के पास भी नहीं होंगे और
सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ जोड़े पुल के एरिया की बात नहीं है, पूरे लाहौर को ही आप देख लें तो आपको जगह जगह कूड़े के ढेर जो हैं वो नज़र आएंगे। और कल मेरा गुज़र जो है ये काली रोड से मैं गुज़र रहा था और आप यकीन जाने वहाँ पर जो कूड़े की सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा अबतर थी और वाकई ये परेशानी की सूरत हाल थी कि वो लोग वहाँ पर कैसे ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। और दूसरा रही सही कसर जो है ये सेवरेज का जो पानी घरों में आना शुरू हो गया है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक अरसे से चल रहा है। और आप लिटरली चूँकि मेरा रिहायशी इलाका जो है वो इकबाल टाउन का है, इकबाल टाउन जैसे इलाके में ये सूरत हाल जो है वो एक अरसे से बिल्कुल इसी तरह है। और जब वासा को, मैं आप बीती सुना रहा हूँ कि जब वासा को कंप्लेन की जाती है तो वो कहते हैं जी डैमेज हुई पड़ी हैं लाइनें, तो बहुत जल्द जो हैं वो ठीक कर दी जाएंगी। तो इस पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप घरों में वज़ू के लिए या पीने के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हैं या बॉयल करने के लिए जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो आ ही गदला रहा है, तो फिर आप कैसे इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो ठीक करेंगे। ये बात नहीं है कि इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि इन इदारों से काम लेना पड़ता है। और हुकूमत की कारकर्दगी जो है ये ऐसी चीज़ें जो है ये मुंह बोलता सबूत है कि जहाँ जहाँ भी आप जिन शाहराहों पर जाएं वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जी कूड़े के अंबार जो हैं वो लगे हुए हैं। और दूसरी बात अगर बात करें कि कल इन्होंने विज़िट भी किया है, सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल जो हैं इन्होंने विज़िट भी किया है। चलें शुक्र है किसी ने तो विज़िट किया और इन्होंने जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी वर्कशॉप का दौरा किया है, वहाँ पर जो मशीनरी थी उसको चेक किया और जो वहाँ पर ख़राब मशीनरी थी उसको फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। लेकिन हुकूमत को ये भी देखना होगा कि आखिर वजह क्या है। पहले तो आपको एक चीज बताऊं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है। ऑलरेडी कूड़े इतने हैं हर तरफ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सिचुएशन देखने में आ रही है। फिर उस तरह से जैसे कि हम स्पेसिफिकली जोड़े पुल के इलाके का हम जिक्र भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि टाइम टू टाइम आप मॉनिटर करते रहे कि किस इलाके में अगर कोई सीवरेज का मसला है तो वहां पर हमने हल करने के लिए पहुंचना है। मेरे ख्याल से जिन लोगों के काम है उनके इल्म में ही ये चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल यही तो सूरत हाल है। इसी चीज़ को तो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी सूरत हाल जो है वो हुई क्या है। उस कंपनी से, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी या दीगर जितनी भी कंपनीज हैं बराक वगैरह, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर उन्हें क्या मसाइल हैं। कई मसाइल तो हमारे सामने का इशू है, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है, या वाकई काम नहीं करना चाह रहे। अब आप आ जाए ना, ये असल जो मसला है वो फंड्स का है कि गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स जो हैं वो कंपनी को फराहम नहीं किए जाते और कंपनी जो है वो ऑलरेडी उन्होंने अपने मुलाजमीन की 2-3 माह की तनख्वाहें अच्छा की रिपोर्ट है, आपने कागजों में हर चीज लिखी होती है कि हमने फलां ये काम कर दिए, ये काम कर दिए, इतने महीनों की कारकर्दगी हमारी ये रही, वो कहाँ से आ जाते हैं काम। देखें ये चीज़ें छुपाने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसे दावे जो हैं वो करने ही है ना, लेकिन सूरत हाल जो है ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है वो आप भी देख रही हैं, हम भी रोज़ाना देख रहे हैं। और जो शहरी मुख्तलिफ शाहराहों पर जिनका गुजर होता है वो भी इन सारी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। पहले ये सूरत हाल जो है वो इतनी बुरी नहीं थी जैसे ही अब हो चुकी है। मतलब बागों का शहर था हमारा और इसको क्या बना दिया। अच्छा, मुझे तो ये जैसे मैंने खबर की डिटेल पढ़ी है, मुझे यकीन माने इतनी परेशानी हो रही है। अब बादामी बाग का इलाका है, खोखर रोड, जहाँ के मकीन जो हैं वो बार बार शिकायत भी कर चुके हैं। अब वो जो पानी पी रहे हैं उनमें सीवरेज मिला पानी आ रहा है। मुझे बताएं, हर कोई ये अफोर्ड कर सकता है कि वो पैसों का पानी खरीद के पिए? यही सूरत हाल तो मैंने बताई कि नॉर्मली लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मिनरल वाटर, या वो क्या करते हैं कि ऑब्वियसली टैप वाटर जो है उसको बॉयल करके वो पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आजकल मैं लिटरली आपको आज की मिसाल दे रहा हूँ कि टैप में जो पानी इकबाल टाउन के एरियाज में आ रहा है, आप यकीन जाने वो भी ऐसे ही है जैसे वो सीवरेज मिला पानी। और ये सूरत हाल जो है ये एक अरसे से इकबाल टाउन में जो है वो चल रही थी। फिर कैसे लोग बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे, तो फिर कैसे आपकी टाइफाइड की रेशियो जो है वो नहीं बढ़ेगी? लोग बेचारे बीमार हो गए हॉस्पिटल्स का रुख करेंगे और वहाँ पर जो सहूलियात हैं वो भी सबके सामने हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो कोई जा नहीं सकता ना, मतलब हर कोई तो नहीं जा सकता। और अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर तवील कतारें जो हैं वो वहाँ पर हैं। और सरकारी अस्पतालों में तो ना तो अद्वियात आपको मिलेंगी, ना तो मुफ्त इलाज अब रहा है। जहाँ कहीं पे भी आपने जाने आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खैर ये तो सफाई के हालात हैं, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं आपको, जितने भी महकमा सेहत के हुक्काम हैं, हुकूमती सतह पर जितने भी ओहदेदारान हैं, वो फिर भी आपको कहते हैं कि आपने साफ सुथरा रहना है क्योंकि आपने कोरोना से बचना है। तो कोरोना के 7 जाने जो हैं गुज़श्ता रोज में कोरोना की वजह से 7 जाने गई हैं और 311 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की तादाद 73,000 से तजावुज कर। इतने ज्यादा मसाइल में आप किस तरह कह सकते हैं कि आपने कोरोना से महफूज रहना है, तो आपने अपने आप को साफ रखना है। हर जगह गंदगी नजर आएगी, ताफुन फैलेगा, तो बीमारियां तो अल्टीमेटली आपको कोरोना नहीं लगेगा, आपको कुछ और लग जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। देखें कोरोना के हवाले से तो हम जब भी कोई बात डिस्कस करते हैं, जो सूरत हाल डिस्कस करते हैं, देखिए मैं खुद इस फेज से गुजरा हुआ ना,
तो बात यह है कि सिर्फ अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल इंसान कर लेना तो आप यकीन जाने कम से कम इस मर्ज से आप महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल। आपने क्या करना है, आपने ख़ुद को थोड़ा सा महफूज रखना है और मेल जोल से जो है वो थोड़ा इज्तनाब करना है और इसके बाद लेकिन इमरान भाई कहीं ना कहीं ये चीजें आके आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। अब जैसे तो आपने बाहर निकलना है, आप मास्क यूज करें ना, सैनिटाइजर आपके पास है। अब तो ये भी मसला नहीं है कि सैनिटाइजर नहीं मिल रहे, अब सैनिटाइजर आप जहाँ कहीं पे भी ड्यूटी पे जा रहे हैं वहां पर अगर आपके आसपास माहौल ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर आपकी केयर जितनी मर्जी आप कर लें उसका कोई फायदा नहीं। वही सूरत हाल है ना। आप बाजारों में चले जाएं, आप शाहराहों पे चले जाएं, आप होटल्स में चले जाएं, लोग जो हैं वो बिल्कुल इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं इस सूरत हाल को। और मेरे ख्याल से इन्हें तो ये दिखाने की ज़रूरत है डेली बेसिस पे कि भाई लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, हॉस्पिटल जो हैं वो भर चुके हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, जो पहली लहर जो है कोरोना की जितनी ख़तरनाक थी और अभी ये भी थोड़ा उसी तरफ जो है वो जा रही है, लेकिन लोग इतना सीरियस इस चीज़ को नहीं ले रहे और ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो तो सबके सामने है ना। गवर्नमेंट एक हद तक ही आवाम को जो है वो उसको सहूलतें जो है वो फराम कर सकती है। जो सहूलतें उसके पास है सिर्फ उन्हीं में इलाज मुआवजा जो है वो जारी रख सकती है। लेकिन खुदा न खासा फिर वही होगा कि हॉस्पिटल में जगह ना रहेंगी और लोग जो हैं वो फिर मजीद बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि खुद एहतियात जो है वो बिल्कुल एहतियात बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोग जो हैं वो इसीलिए भी परेशान मुझे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द बैठते हैं, अक्सर डिस्कशन होती है कि बहुत सारे लोग कोरोना से रिकवर होकर आए हैं, उनको कुछ नहीं हुआ तो इसका कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान भाई मैंने कुछ लोगों से वो भी बात की है कि जो माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, जिनको कोरोना हुआ और एज सच को इतने सिम्टम्स भी नहीं थे, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको बहुत रही, प्रेशर बहुत रहा। आपको थॉट्स ऐसी आती हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के हालात देख के परेशान हो जाते हैं। तो वाकई ऐसा होता है? आपका इंटरनल सिस्टम देखिए, मैं अगर बात करूं कि मुझे सिम्टम्स नहीं थे लेकिन उसके बावजूद मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से करवाया, पॉजिटिव आया। मैंने प्राइवेट टेस्ट करवाए, पॉजिटिव आया। मैंने PKLI से टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया। मेरे 3 टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए। तो जिस तरह आप बात कर रही हैं कि वाकई सूरत हाल ऐसी ही होती है, इंटरनली बंदा जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। बाहर तो कुछ पता नहीं चलता कि जी मुझे सिम्टम्स नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, मुझे खांसी नहीं है, लेकिन इंटरनली बंदा जो है वो अंदर से जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। और इस चीज़ का आपको तब पता चलता है कि जब आप बिल्कुल उस मर्ज से नेगेटिव होकर जब आप वापस जाते हैं तो रिकवरी फेज में आपको पता चलता है कि इंटरनली कितना उस चीज़ ने आपको डैमेज किया है। चाहे उसके सिम्टम्स जो हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन आपके अंदर उसने कितना नुकसान पहुंचाया है कि आप थके थके रहना शुरू हो जाते हैं। और आप में विल पावर की बात तो मैं नहीं करता, विल पावर की वजह से आप जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन मेंटली आप जो है वो इतना डिस्टर्ब होते हैं कि आप थक जाते हैं, थके थके रहते हैं, आपसे काम नहीं होता। आइसोलेशन वाला टाइम है ना, वो आपको ज्यादा बिल्कुल अकेला रहना जो है ना एक खौफ, अलहदा से खौफ में मुब्तला कर देता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया और मुझे सारे लोगों से अलहदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हम देख रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो के भी उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज एहतियात ही है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, दोनों सूरत में आप एहतियात करके अपने साथ साथ दूसरों को भी इससे बचा सकते हैं। इसका हल एहतियात के अलावा कोई नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर है हमारे पास, चीनी और घी के दाम काबू में ना आए, कमिश्नर की डीलर्स के साथ मीटिंग हुई है। तो इसको मैं ये कहूंगी कि देर आयत दुरुस्त आयत। हालात तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, अब मीटिंग से आगे बात बढ़ती है या नहीं, इमरान भाई आप बता दें मुझे। देखें, मैं अगर बात करूं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये क्रशिंग सीज़न है ना, गन्ना जो है वो क्रश किया जा रहा है और उससे चीनी जो है वो बनाई जा रही है। मैंने आज तक ये चीज़ नहीं सुनी कि क्रशिंग सीजन में चीनी जो है वो महंगी हुई है। बिल्कुल। और हैरान, मुझे समझ नहीं लग रही कि हो क्या रहा है कि नई चीनी बन रही है अब और साथ चीनी महंगी होती बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आदत हो जाती है ना, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि जो हालात चल रहे होते हैं फिर आप उसमें जीना सीख लेते हैं। आप शुरू में लोग दुहाई देते नजर आए कि चीनी महंगी है, अब लोग कह रहे हैं चले महंगी चीनी दे दें लेकिन सब स्टैंडर्ड ना दे, वो जो आपको बिल्कुल नाकिस क्वालिटी की चीनी वो ना मिले। अब ये है कि आप महंगी भी चीज खरीदें और नाकिस क्वालिटी की भी खरीदें, ये फिर मसाइल जो है वहां पे। आप यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं, वहां पर आपको ज्यादातर, मुझे तो अभी तक यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो बारीक चीनी जो है वही नजर आई है और वही दस्तयाब हुई है। और मैं 3 से 4 बार उस चीनी को छोड़कर भी आया हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि मोटी चीनी जो हमेशा से हम यूज़ करते रहे हैं वो मार्केट में नहीं है, वो है, लेकिन वो बहुत महंगी है। उसके रेट जो हैं वो तकरीबन हफ्ता पहले की बात करूं तो 95 रुपीज़ पर kg थे।
उस मोटी चीनी के ना। लेकिन जो सरकारी निर्ख है, सरकारी निर्ख पे जो चीनी आपको यूटिलिटी स्टोर से मिल रही है वो बिल्कुल पाउडर है। कि आप मैं चाय की बात करूं कि मैं एडिक्टेड हूं चाय का, आप यकीन जाने मैं बहुत कम चीनी जो है वो यूज़ करता हूं, लेकिन वो बारीक चीनी के 2 चम्मच डालें फिर वो नॉर्मल होती है चाय। तो मतलब इस चीज़ को फिर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ठीक है, आप कमिश्नर साहब जो हैं इन्होंने डीलर के साथ मीटिंग की है, लेकिन बात यहाँ पर सवाल यही है कि भाई आप रूट कॉज तो देखें कि असल मसला क्या है। क्रशिंग सीजन है, क्रशिंग सीजन में आप आवाम को चीनी जो है वो महंगी दे रही हैं। बात यहाँ पर यह है कि हुकूमत जो है वो चीनी माफिया के आगे घुटने टेक चुकी है, बिल्कुल घुटने टेक चुकी है। यही वजह है कि ये इनके कंट्रोल में नहीं है ना। अभी भी आप उनके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार इस चीजों को कंट्रोल रखो। यही हाल घी के साथ है। तो हमें हुकूमती रेट नजर नहीं आ रही, लेकिन इस खबर में मेंशन ये चीज भी की गई है कि जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं होगी, नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं होगी, इसको खत्म करेंगे। कब करेंगे, कौन करेगा? ये तो चीजें हमें कब किसी भी दौर में नाजायज मुनाफाखोरी ये चीजें तो सुन सुन के हम थक गए हैं। हाँ। हम थक गए हैं। करते क्या है, जब आप इनसे बात करते हैं ना कि आपके मजिस्ट्रेट्स कर क्या रहे हैं, ये फट से रिपोर्ट निकाल के दिखा देते हैं, ये देखें हमने इतने जुर्माने किए हैं, हमने ये किया है। भाई खुदारा आप इन चीजों से बाहर निकलें कि हमारे मजिस्ट्रेट ने जुर्माने कितने किए हैं और सरकारी खजाने में पैसे कितने जमा किए हैं और हवालात में कितने लोगों को भेजा है। करके एक दिन आप अगर 10 दिन अंदर कमरों में बैठ जाएंगे तो उन जुर्मानों का कोई फायदा नहीं है। ये चीजें छोड़े है ना। मैं कहता हूं इनकी जो कारकर्दगी है उसका मयार ये होना चाहिए कि भाई ये एरिया आपके पास या ये जोन आपके पास है, आप ये बताएं कि यहाँ पर कितने शहरियों को रिलीफ मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये ना बताएंगे जी हमने कितने डीलर्स को गिरफ्तार किया है, कितनों को जुर्माना किया, कितने दुकानदारों को जुर्माना किया। आप ये देखा करें कि कितने लोगों को, कितने शहरियों को रिलीफ मिला। कम से कम हमें वो लोग नजर आए जो कहें कि हमें हुकूमत की वजह से ये रिलीफ मिला है और आज हमें सस्ती चीनी मिली है। तो जरूर हम ऐसे लोगों के तासुरात भी दिखाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम हमेशा लोगों की आहो बकाई दिखाते रहे, लेकिन यहाँ पे ये चीजें मेंशन करना इसीलिए भी जरूरी है कि लोग जिंदगी से तंग आते चले जा रहे हैं। और ये मेरे पास खबर है जी इरफान मलिक की, जो पढ़ के मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि गुर्बत की वजह से लोग अब इतने इंतहाई इकदाम उठा रहे हैं। 2 माजूर जवां साल बेटियों के गले काट कर मजबूर बाप ने खुदकुशी कर ली। और वजह क्या बताई जा रही है कि गुर्बत की वजह से ये इंतहाई इकदाम उठाया है। 2 बेटियों के गले काटे और फिर बाप ने खुद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। क्या कहेंगे? देखें इस पे क्या कहा जा सकता है। एक बाप जिसने ये कदम उठाया है, किसी का भी दिल नहीं करता, ये किसी का भी दिल नहीं करता। आप ये सोचें कि वो कितना बाप मजबूर हो गया होगा कि उसने ये इंतहाई कदम उठाया है कि खुद अपनी ही बच्चों की जिंदगी का उसने खात्मा कर दिया। छोटे बच्चे नहीं थे, 34 साला एक बेटी थी और एक 30 साला बेटी थी। मुझे ये बताएं कि इसका जवाबदेह कौन होगा, कौन जवाबदेह होगा? मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अब जाएगी, वो जो बेवा औरत है जिसकी 2 बच्चियाँ चली गई, जिसका शोहर जो है वो चला गया, गवर्नमेंट क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा अब उसको 5 लाख रुपया दे देगी, घर दे देगी, कोई प्लॉट देगी। ये मैं वो बता रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं? ऐसे हालात पैदा क्यों होते हैं? अब जारी बात है कि वो बेचारे फाकों पर थे, कैसे उनको देखता, पता नहीं वो बेचारा क्या मजदूरी करता होगा, 15,000 20,000 वो कमाता होगा, 2 माजूर बच्चियां हैं, ना तो इलाज उनका करा सकता था, ना तो उनका पेट पाल सकता था बाप, तो उसने ये इंतहाई कदम उठाया। तो ये वो सब हालात हैं। अब इमरान भाई के लिए मेरे ख्याल से बात करना भी इस पे मुश्किल हो चुका है। वाकई आपका एक दफा दिल हिलकर रह जाता है। अब आप देखें ना कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बयान किया जा रहा है कि मुलजिम जो है वो डिप्रेशन का शिकार था। ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी औलाद को इस तरह गले काट देता है? बिल्कुल। ऐसा कौन सा बाप है? अगर वो वाकई डिप्रेशन का शिकार था तो वो अपने बच्चों को मारता और उसके बाद खुद को भी कत्ल कर देता। ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये नए साल का मेरे ख्याल से अवाम, मैं क्या कहूँ कि गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है कि भाई आप देखें। अब ऐसे वाकयात, पता नहीं ये तो रिपोर्ट हो गए ना, कुछ ऐसे वाकयात होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे, हजारों ऐसे वाकयात, क्योंकि अब लोग वाकई उनकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है और लोग ये इंतहाई इकदाम उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए, किसी का दिल नहीं करता कि वो ये कदम उठाए।
इसकी कोई नेमुल बदल भी नहीं हो सकता, चाहे आप जितना मर्जी इसके ऑल्टरनेट में पैसे मुतबादिल दे दे, लेकिन जिंदगियों का, औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे गैस किल्लत, और सेकेंडली हम देख रहे हैं कि गैस चोरी के नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं, तो हालात किस तरह से नॉर्मल होंगे। गैस चोरी रोकना बहुत ज़रूरी है अगर आपने सारिफीन को सहूलत देनी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर है मनामा के इलाके से, जहां पर गैस का जाली नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है और इसके साथ साथ सेल्स डिपार्टमेंट के पर्दा नशी भी मुलविस है, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें, ये नेटवर्क जो है ये अभी भी ना पता चलता। हम आई थिंक लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे कि जो गैस के दो आपस के डिपार्टमेंट है उन्होंने ये चीज़ इंकशाफ की है कि जो गैस का प्रेशर जो है वो जानबूझ के कम किया जाता है, या गैस जो है वो जानबूझ के शहरियों को सर्दियों में फराम नहीं की जाती, ये सूरत हाल आई। और फिर एक डिपार्टमेंट ने क्या इंकशाफ किया था कि गैस चोरी जो है वो सबसे बड़ी वजह है कि शहरियों को मौसम सरमा में गैस नहीं मिल पाती। और हम बड़े परेशान हुए थे कि यार वाकई ऐसी चीज़ है कि पहली दफ़ा हमें ये पता चला है। और अब देखें, खैर इस डिपार्टमेंट को खुद तो होश ना आई, या जो हेड्स बैठे हुए हैं उन्हें खुद तो होश ना आई, या हुकूमत जो है उसे खुद तो होश ना आई। FIA ने ये चीज़ जो है ये सुराग लगाया, FIA ने ये सुराग लगाया कि हैरानगी की बात है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर बाकायदा तौर पर गैस चोरी हो रही है और वहाँ पर बाकायदा तौर पर डिमांड नोटिस जो है वो भी जो है वो वसूल किए जा रहे थे और गैस भी फराम की जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या सो रहा था डिपार्टमेंट? अब FIA जो है उसने ये हरकत की, और मेरे ख्याल से देखें इसकी तफ्तीश जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि कोई छोटा मोटा अफसर, छोटा मोटा बंदा एहलकार तो कर नहीं सकता। कि जहां बड़े बड़े नाम गैस चोरों के सामने आएंगे, वहां बड़े नाम उन लोगों के भी सामने आएंगे, वो नहीं आएंगे जो लोग मुलविस हैं इसमें, वो तो उम्मीद कर सकते हैं वो तो हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। फिर ये कैसे रुकेगा गैस चोरी का सिलसिला? होगा क्या किसी छोटे मुलाजिम को, एहलकार के ऊपर सारा मलबा डाल के उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन मुझे बताएं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क जो है ये क्या किसी आला अफसर की मिली भगत के बगैर ये चल सकता है? कुछ माइंड में ये चीज़ आती है? नहीं आती ना। तो जिस तरह आप बात कर रही हैं कि ठीक है, जो मिलें, जो फैक्ट्रियाँ गैस चोरी करती हैं या जो सारी गैस चोरी करता है उसका मीटर उतार लिया जाता है या नाम सामने आ जाते हैं कि इसने गैस चोरी की और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई ली गई। अब नाम भी सामने आनी चाहिए कि अंदर से कौन कौन लोग जो हैं वो मुलविस हैं। जब तक आप इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा नहीं देंगे ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। और ये सिर्फ माजरत के साथ सूरत हाल जो है ना वो इस किस्म की है। मैं कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का हाल नहीं है ना, तमाम डिपार्टमेंट में ऐसी ही चीजें जो है वो हो रही हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लेस्को की बात कर लें, हम LDA की बात कर लें, हर जगह ये चीजें चल रही है। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो किया गया है ना कि बोकस सर्वे पहले किया गया, जाली कनेक्शन मंजूर किया गया, गैर कानूनी तौर पर बिछाया गया, नेटवर्क को कागजात में असली दिखाया गया। अब ये इतनी जबरदस्त प्लानिंग कौन कर सकता है? अब देखें ना, FIA ने 72 जो अफसरान है और मुलाजमीन है उनके बयान जो है वो कलमबंद किए हैं। आप ये देखें कि जाली डिमांड नोटिस जो हैं वो भिजवाए जा रहे हैं, फिर जाली कनेक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। ये कैसे यहाँ पर किसी आम सारिफ ने गैस कनेक्शन लेना है, साल साल वो वेट करता है और होता गया जी मीटर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डबल फीस जमा करवाएं, ट्रिपल फीस जमा करवाएं, वेट करें, ये करें। और उसके बाद फिर ऐसा जाली नेटवर्क बिल्कुल सामने आ जाना, वो वाकई इनकी कारकर्दगी पर अब सवालिया निशान, इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि यके बाद दीगरे ऐसी खबरें जो हैं वो इस डिपार्टमेंट से भी आना शुरू हो गई हैं कि पहले तो डिपार्टमेंट जो है इनके इंटरनली जो है वो झगड़े सामने आ रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी गैस चोरी की वजह से शहरियों को मौसम सरमा में गैस जो है वो फराहम नहीं होती या प्रेशर खुद कम कर दिया जाता है। और सारे बेचारा क्या कर रहा है, वो तो भुगत रहा है आम शहरी। अब ये जो जाली नेटवर्क पकड़ा गया है, मतलब सारी गैस जो शहरियों को मिलनी थी, जो पैसे दे के गैस खरीदे हैं या जिनको गैस भी नहीं मिल रही और वो बिल पे कर रहे हैं, तो आप जाली नेटवर्क के जरिए सारा उनका हक जो है वो उनको दे रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से अब इनकी मजीद अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि इस पर FIA को भी अपना तहकीकात का दायराकार अब बढ़ाना होगा, क्योंकि आपने अगर वाकई ही सारिफीन को तरजीहात में रखना है और उनके लिए आपने ये करना है कि जी बिला तातुल गैस की फराहमी, जो कि फिलहाल हालात के मुताबिक तो हमें नजर नहीं आ रही, जैसे कि शायद सिप्रा बार बार कहते हैं कि अभी फरवरी के एंड तक ना तो LNG आएगी ना ही ये हालात बेहतर होंगे। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं गैस चोरी की रोकथाम करने में कामयाब हो जाए तो वो जो घंटों लोग इंतजार करते रहते हैं कि गैस कब आएगी, कहीं ना कहीं तो उसमें कमी आ सकती है ना, पॉसिबल है। अब आप ये देखें ना, शायद सिप्रा ने एक खबर में एक डिटेल भी दे रखी है जिसमें यह बयान किया गया है कि अफसरान और मुलाजमीन ने बोगस सर्वे करके जाली कनेक्शन मंजूर किए, गैर कानूनी तौर पर बिछाए गए नेटवर्क को कागजात में असली दिखाया गया। बिल्कुल। आप ये देखें कि अस्तगफिरुल्लाह, हराम कमा रहे हैं, हराम खा रहे हैं ये लोग, और जिसका खमियाजा जो है वो आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है, मुझे भुगतना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ रहा है, या वो लोग जो बेचारे हर महीने बिल लेके कहते हैं कि यार इतनी गैस तो हमने यूज नहीं की, इतना बिल कहाँ से आ गया, इतना बिल कहाँ से आ गया उसको। अच्छा, अब कुछ हम नजर डाल लेते हैं गली मोहल्ले शहर के, जहां से हर रोज हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर गैस किल्लत का सामना है। अब वहां से एक दो अगर आप गैस चोर पकड़ रहे हैं, आपका बस कहाँ पे चल रहा है, जाके जो कंप्रेसर लोग यूज कर रहे हैं, क्या सिर्फ कंप्रेसर जो लोग यूज कर रहे हैं अगर उनको आप रोक लेंगे कंप्रेसर इस्तेमाल करने से, तो बाकी पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को मतवातर गैस पहुंच जाएगी? बस यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत काम को ठीक कहने लगा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ना जो लोग कंप्रेसर यूज करते हैं ना वो बेचारे गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं? आपको निकालना पड़ता है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि जब आपकी ये चीजें सामने आ रही हैं कि आपके अफसरान और मुलाजमिन खुद मिले बैठे हैं जाली कनेक्शन देने में, जाली नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं, तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर है? वो फिर अपना हक कहां से जमा कराना है, फिर ये सारिफ का राइट बनता है। ऐसे। और जो मैं ये यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि जो लोग कंप्रेसर यूज करते हैं ना, वो गैस के साथ जो हवा भी उसमें आती है ना, उसके साथ उनका मीटर भी उतना ही चलता है, मतलब पैसे तो वो पे कर रहे हैं, चाहे वो कंप्रेसर चला के साथ वाले हमसाये का या गली में रहने वाले लोगों का या इलाके में रहने वाले लोगों का हक मार रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो पैसे तो पे कर रहे हैं ना, उनका मीटर तो चल रहा है, गैस मीटर तो चल रहा है। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल जाली तौर पे गैस चोरी भी कर रहे हैं और साथ अफसरान के साथ मिलकर जाली नेटवर्क भी चला रहे हैं, फिर उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले उनको पकड़े ना। इससे अब महंगाई की एक नई लहर ये है कि आपके घर गैस नहीं आ रही है, घर में आप रोटियां नहीं बना सकते, तो लोग जा रहे हैं तंदूर से रोटियां खरीदने के लिए। यहाँ आप कोयले खरीदेंगे, कोयले अल्लाह के हुक्म से इन्होंने पहली सर्दियों में जो है वो महंगे हो जाते हैं। अब महंगाई तमाम तर चीजें हैं ना, तमाम जिस तरह रोटी जो है वो भी महंगी हो जाती है। वही मैं कह रही हूँ ना, रोटी और नान की कीमत में भी इजाफा हो गया, तो अल्टीमेटली इसका बोझ चाहे आप बिलों की मद में देख लें, चाहे आप महंगी अशिया की मद में देख लें, आवाम की जेबों पर आ रहा है। तो फिर वो जो दावे किए जा रहे थे कि रोटी और नान की कीमत इतनी नहीं होगी, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और सरकारी निर्खनामा, मैं तो कोई ऐसी जगह दिखा दें जहाँ पे सरकारी निर्खनामे पे चीजें जो है वो शहरियों को मिल रही हो, वो कहीं भी नहीं मिलती। चाहे वो छोटा स्टोर है, बड़ा स्टोर है, गली मोहल्ले की दुकानें हैं, जो वहाँ पे रेट लिस्ट लगी होती है, यहाँ को रेडी वाला है, रेडी वाला भी आपको सरकारी निर्ख में चीज नहीं देगा। शहरी क्या करें? हर कोई लड़ तो नहीं सकता ना, वो मजबूर है, वो बेचारे एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी जो है वो सरकारी निर्खों पे ना चीज़ बेच रहा है ना कुछ और बात वही है कि आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो करेंगे क्या कि ऑब्वियसली एक आधी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 10 दुकानों को चेक कर लेंगे, 15 दुकानों को चेक कर लेंगे। बात ये नहीं है कि उन्होंने जुर्माने कितने किए, बात ये है कि वो जुर्माने ना करें, लेकिन उनको वो पाबंद कर दें कि भाई आप सरकारी निर्ख पे चीजें जो है वो शहरियों को दे, ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। शहरियों को जो हर किस्म के टैक्स देते हैं उन बेचारों को रिलीफ मिल सके। रिलीफ की शहरियों की बात की जाती है और हर रोज ही हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा और ना ही ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, ना ही कोशिश की जा रही है कि अवाम को रिलीफ मिले। अब हमने ब्रेक के बाद आके बात करनी है जनाह अस्पताल की, जहां पर मरकजी बिल्डिंग में नस्ब 8 में से 7 लिफ्ट्स बंद पड़ी हैं। यानी वो मरीज जो कि बीमारी की हालत में अस्पताल आ रहे हैं, अगर लिफ्ट बंद है तो किस तरह से उन्हें मुंतकिल किया जाता होगा ऊपर वाली मंजिल पर, जहां कहीं पर भी उनका रूम होगा या जहां कहीं पर भी उनका इलाज मुआलजा होना है। बुजुर्ग सारे जाते हैं, माजूर बहुत सारे होते हैं, तो फिर ये जो हम रिलीफ की बात कर रहे हैं ये देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 8 में से 7 लिफ्ट खराब हैं, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? इसको क्या गैर जरूरी समझा जाता है? क्या इसकी जरूरत नहीं है? इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हमारे पास खबर है जिन्ना अस्पताल से। जिन्ना अस्पताल का तो हम ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन शहर के बाकी अस्पतालों के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। जिन्ना अस्पताल में हालात ये हैं कि शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े टीचिंग अस्पतालों में इसका शुमार होता है, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं। मेरा तो कभी भी जाने का एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने लोगों की लंबी लाइनें देखी हैं। वहाँ पर मरकजी बिल्डिंग है जिन्ना हॉस्पिटल की, जहाँ पर 8 लिफ्ट्स लगाई गई हैं, जिनमें से 7 बंद पड़ी हैं। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? महकमा सेहत की, अस्पताल इंतजामिया की। क्या ये बहुत सारे इसके लिए फंड्स दरकार हैं कि आपने इसको बंद करके रखा हुआ है? जिन्ना हॉस्पिटल के ही अगर मैं एक ऐसा एरिया का जिक्र करूं जहां पर बर्न यूनिट बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में बना, और वाकई मैंने जब उसको विजिट किया तो वो उस अस्पताल का हिस्सा नहीं लग रहा। ये वो चीजें हैं, आप जितनी मर्जी अच्छी चीजें बना लें, अस्पतालों के हालात को बेहतर कर दें, जो मरीज वहां पर आ रहे हैं, अगर उनकी फैसिलिटी के लिए आप इकदाम नहीं कर सकेंगे तो इन अस्पतालों का फायदा क्या है? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए ना, जिन्ना हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात की जाए तो जिन्ना हॉस्पिटल का जो इमारत है वहाँ पर एमरजेंसी और दीगर ग्राउंड फ्लोर पे तो एमरजेंसी वगैरह और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जितने बाकी अहम शोबे हैं जिनमें सर्जरी वार्ड है, हड्डी जोड़ वार्ड है, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है और दीगर डायलिसिस यूनिट है, यूरोलॉजी के शोबे हैं, ये तमाम तर बालाई मंजिलों पर हैं। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और ये जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मुखैर हजरात की जानिब से इनको बहुत बेहतरीन बनाया गया है। जैसे डायलिसिस यूनिट का बात की आपने, क्योंकि गोहर एजाज साहब वहां पर डायलिसिस यूनिट को देख रहे हैं और तमाम तर हालात उनकी तरफ से ही, तो डायलिसिस यूनिट को भी आप देख लें, बाहर के अस्पताल के हालात भी देख लें। फिर मैंने जिक्र किया बर्न यूनिट का, वहां के भी हालात देख लें। जो अस्पताल की अपनी जिम्मेदारी है उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। देखना फिर तो ये फिर प्लानिंग ही है ना कि बिल्कुल के 8 में से 7 लिफ्ट जो हैं वो बंद कर दी गई हैं या चल नहीं रही, सिर्फ एक लिफ्ट जो है वो चलाई जा रही है तमाम तर साइलिन के लिए, तमाम तर मरीजों के लिए, स्पेशली व्हील चेयर पे जो लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं अपर फ्लोर पर, बलाई मंजिल पर। तो फिर यहाँ तो आप फिर गोहर एजाज फाउंडेशन का वेट कर रहे हैं कि वो ही इन लिफ्ट को आकर अब चलाए भी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो है ये हॉस्पिटल इंतज़ामिया की बनती है कि वो इस सूरत हाल को देखे। और जो सूरत हाल फुटेज में हम देख रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है कि ये आजकल का कोई वाक़या नहीं है, ये पता नहीं कब से ये लिफ्ट्स जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और शहरी जो हैं वो खवार हो रहे हैं, बेचारे मरीज़ जो हैं वो खवार हो रहे हैं। चले शहरी तो जो लोग वहाँ पर आते हैं चले वो तो स्टेयर्स यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो शोबे आपने ऊपर रखे हैं जिसमें हड्डी जोड़ वार्ड है, इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है और दीगर ऐसे कई वार्ड्स हैं जो कि बलाई मंजिलों पर हैं और जो बेचारे चल नहीं सकते या स्ट्रेचर पर यूज़ करते हैं, तो क्या आप उनको वैसे ही धक्का लगा कर ऊपर जो है वो लेकर जाते होंगे? तो ये सूरत हाल जो है, नो डाउट इसमें जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है मेरे ख्याल से ये उसकी अदम दिलचस्पी है कि ये ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। और उसके बाद ये महकमा सेहत को जो है वो देखना चाहिए कि अगर मीडिया ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, आप खुद अगर कोई इनिशिएटिव जो है वो नहीं ले सकते, खुद कोई एक्शन जो है वो नहीं ले सकते, तो खुदारा जो मीडिया आपको हाईलाइट कर रहा है कम से कम उन्हीं चीज़ों को जो है वो आप हल कर दें, ताकि अगर आज हम ये चीज़ दिखा रहे हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल में 8 में से 7 लिफ्ट जो हैं वो बंद पड़ी हैं, और फिर तो हम अगले दिन जाके ये बताएं कि भाई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और ठीक कर दिया। बिल्कुल। और फिर चलें, अगर अस्पताल इंतजामिया इसको गैर जरूरी समझ रही है, ठीक नहीं करा रही, तो फिर वो महकमा सेहत के अफसरान, ओहदेदारान जो कि बुलंदो बांग दावे करते हैं कि उन्होंने सेहत सहूलियात बेहतर कर दी हैं, इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिल रही हैं, उनके लिए भी क्या ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं? पता नहीं, अब ये शायद वेट कर रहे हैं कि खुदा न खासा जो एक लिफ्ट बची है वो कब टूटती है, वो कब गिरती है, कब लोग जो हैं वो अपनी और आप अंदाजा कर सकते हैं कि चल रही है तो लोगों की कैपेसिटी क्या होगी, हर कोई इंतजार ही कर रहा होगा, दबाव होगा। और ऑब्वियसली हर लिफ्ट में कैपेसिटी होती है कि 6 से 7 लोगों की, और जितना रश लोगों का नजर आ रहा है हर किसी की यही कोशिश होती है कि मुझे लिफ्ट में जगह मिल जाए, अपने मरीज के साथ या लाहिकीन के साथ जो है वो ऊपर जा सकें, तो रश में दबाव जो है वो भी लिफ्ट पर ज्यादा होगा। एग्री करेंगे, हमने तो यहाँ पे बात की है जिन्ना हॉस्पिटल की सर्विसेज और मेयो हॉस्पिटल के भी हालात यही हैं, बिल्कुल यही हालात है। लोग बिल्कुल सरकारी अस्पतालों में यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये चलाना चाह रहे हैं कि भाई खुदारा कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो मजीद खराबी की पैदा हो, ताकि जो लोग ऑलरेडी इन हॉस्पिटल को चलाने के लिए ताबुन कर रहे हैं वो मजीद ताबुन करें, या जो लोग और भी मुखैर हज़रात हैं वो भी इस तरफ आएँ, तो कम से कम खुदारा इस सूरत हाल को देखें। और ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद भी यही होता है कि कम से कम नोटिस में लाई जा सके चीज़ें, मरीजों के मसाइल, अवाम के मसाइल हल करना जिनकी जिम्मेदारी है उन तक ये
मसाइल जो हैं वो पहुंचाए जा सके, इन पर रोशनी डालने का मकसद भी हमेशा से यही होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा और हम शो में दोबारा से आपके साथ हाजिर होंगे और कुछ बात करेंगे अहम मसाइल के हवाले से। आप ही के इश्यूज होंगे, आपको बताएंगे किस तरह से उनको आप हल कर सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स को। और कंज्यूमर राइट हैं क्या? सारिफीन, जो कि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमने फलां चीज़ अगर ख़रीदी है वो ख़राब निकल आई है तो हमारा राइट है, हम उस पर हर जाने का दावा दायर कर सकते हैं। अब समटाइम ये होता है कि आपकी चीज़ मामूली सी होती है और आप शिकायत लेकर सारिफ अदालत पहुँच जाते हैं। असल में कंज्यूमर राइट है क्या? सारिफ अदालतों का किरदार क्या है? कब और कैसे इनका क़याम अमल में लाया गया और ये कितनी फॉल हैं? इंसाफ फराहम करने में इनका किरदार क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे सारिफीन जिनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहम होने वाला है, उनको पता चल जाएगा कि एज ए कंज्यूमर अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो एक कप भी हो सकता है, वो फिर आपका बहुत महंगा जोड़ा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग, हम अक्सर ऐसी खबरें डिस्कस करते रहते हैं कि शादी का जोड़ा खराब निकला तो फलां शहरी जो है वो कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया, फिर आपकी वॉशिंग मशीन खराब निकली तो आप कंज्यूमर। इसका प्रॉपर तरीकेकार क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से कंज्यूमर्स को यहां से इंसाफ मिलता है। क्या फिर बाकी अदालतों की तरह ये भी एक लंबा प्रोसीजर है, आपको बार बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं? आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ करवाना चाहूंगी। हमारे साथ रबिया बाजवा मौजूद है जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रबिया, मुझे तो पहले ये बताइएगा, सारिफ अदालतों का कयाम कब और कैसे अमल में लाया गया, क्यों जरूरत महसूस हुई? देखिए, ये जो कानून है ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर अपना अपना कानून मौजूद है, लेकिन ऑलमोस्ट ये एक ही तरह का फेडरल कानून जो है वो अलग है, बाकी प्रोविंसेस का अलग है, लेकिन उसके प्रोविजन सब तकरीबन मिलती जुलती हैं। अब जो पंजाब में है वो 2005 का कानून है और उसी के तहत जो अदालतें थी उनका क़याम अमल में आया। और ये जो अदालतें, ये बेसिकली सेशन एडिशनल सेशन जजेस जो हैं उस लेवल की अदालतें हैं, उनको इख्तियार दिए गए हैं या उस लेवल पे कोर्ट्स का क़याम जो है था वो अमल में आया। अब अगर कंज्यूमर कोर्ट को अगर आप देखें तो ये बुनियादी तौर पे तो जो सार्फिन है उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए है कि जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, डिफेक्टिव सर्विसेज हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह अगर कोई नुक्स निकल आता है, कोई आप चीज़ खरीदते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उसके लिए आप किधर जाएंगे? ये एक स्पेशल ये कोर्ट्स बनी हुई है कि जिसमें वो अपनी दाद रसी के लिए जा सकते हैं कि मैंने फलां दुकान से ये खरीदा, ये मैंने मैन्युफैक्चरर से ये चीज़ ली तो इसके अंदर ये नुक्स निकल आया, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वारंटी जो है वो दुरुस्त नहीं है, या किसी की जो उसके अंदर वारंटी थी वो नाकाफी है। इन सब मसाइल के लिए वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। सही, तो ये सब मसाइल हैं जिनके लिए अदालतों से रुजू किया जा सकता है। अब क्या आपने बहुत महंगी चीज खरीदी है तभी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आपकी वो चीज जो कि आप ऑब्वियसली आपका टाइम दरकार होता है, चाहे मामूली से पैसे लगे, आजकल के हालात में तो कम पैसे कमाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कितनी रकम की चीज हो तो आप सारिफ अदालत का? देखिए, बुनियादी बात ये नहीं है रकम कितनी है, बुनियादी बात तो आपके बुनियादी हकूक हैं, जो सार्फिन के हकूक हैं कि उनके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना किया जाए। तो ये बुनियादी स्पिरिट इस लॉ की वो है कि जो उनके बुनियादी हकूक हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उसमें कीमत कहीं पे मैटर नहीं करती। आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कहीं पे आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हुआ, हाँ जी बिल्कुल, आपके साथ धोखा हुआ, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आप अदालत में रुजू कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, उसके कोई डिस्क्रिप्शन है या उसका कोई डिजाइन है वो आपको और बताया गया है, लेकिन अगर वो जब आपने खरीदा तो वो डिफेक्टिव निकला। अच्छा, ये तो चीजें बहुत ज्यादा आम है कि आपको दिखाया कुछ जाता है, जब चीज आपके घर पहुंचती है तो वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होती है, इससे बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं। अब मुझे बताइए, अगर कोई ऐसी शिकायत है तो एक कंज्यूमर का राइट क्या है, किस तरह से वो अपनी शिकायत लेकर सारिफ अदालत? अच्छा, अब उसमें ना 2-3 बुनियादी चीजें, मैं तो जो लॉ का मेरी प्रैक्टिस है जिसमें मैंने इसको देखा, मैं तो 2 स्टेजेस के ऊपर इसको डिवाइड करती हूँ। पहली बात तो ये है कि एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं जिसमें कंसिलिएशन जो है राजीनामा हो सकता है। अगर किसी के साथ कोई चीज डिफेक्टिव निकली, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि पहले आपने दुकानदार को नोटिस देना है, मैन्युफैक्चरर
रेगुलर कोई, मैं आसान लफ्जों में इसलिए कह रही हूँ कि आम जो पब्लिक है उसको समझ आए कि जिनसे आपने चीज खरीदी है, एक तो आप उसकी रसीद संभाल के रखें। और ये भी याद रखिए कि जो रसीद देना है वो इनका फर्ज है कानून के तहत, जिसके अंदर प्रोविजंस मौजूद हैं कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी रसीद देना, उसके ऊपर टाइम, डेट और उसका दुकानदार का नाम होना लाजिम है। अब जो कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं कि इतनी अहम चीज को मिसप्लेस कर देते हैं, उसका भी क्या कोई हल है? नहीं, आप बिल्कुल, आपने जो भी खरीदना है आपको वो देनी लाजमी है। अच्छा, अब उसके बाद ये कि जब सारिफ को नजर आता है कि ये चीज, फॉर एग्जांपल उसने कोई फ्रिज खरीदा है और वो ये देखता है कि ये फ्रिज जो है ये तो चल ही नहीं रहा, तो वो अदालत में कार्ड मौजूद होता है, बिल्कुल वो अदालत में जा सकता है। लेकिन अब उसमें एक प्रॉब्लम आता है। पहली बात तो मैं आपसे पहले कह रही थी कि जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, सबसे पहले आपने एक नोटिस देना है। कोई चीज आपको नजर आया कि वो डिफेक्टिव है, उसके 1 माह के अंदर अंदर अपने दुकानदार को नोटिस देना है और उसको बताना है कि जी ये चीज है और अगर तुम मेरी चीज को जो आप रेमेडी चाहते हैं उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसको वापस करना चाहते हैं, आप उसमें लिखेंगे अपने नोटिस के अंदर कि ये डिफेक्टिव निकली है, अगर तुम मेरी दादरसी नहीं करोगे मैं अदालत में जाऊंगा। ये भी होता है, अक्सर मैंने देखा है कि दुकानदार जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी जो होते हैं, वो कई दफा चीजों को रिप्लेस कर देते हैं सिंपल नोटिस के ऊपर, जो उस कानून के तहत नोटिस जाता है, तो सेटलमेंट हो जाती है। उसके बाद अगली स्टेज होती है कि जब वो अदालत के अंदर आते हैं तो अदालत भी दोनों पार्टीज को देख के तो वो सेटलमेंट की प्रोविजंस प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर वो कर सकती है। जब प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर होता है तो वो रिटन फॉर्म में अमूमन मतलब होना भी चाहिए, जो कानून कहता है कि एक जो फर्ज करे दुकानदार आया, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है मैं मानता हूँ उनका क्लेम ठीक है, तो मैं इतने पैसे उनको देने की वो ऑफर कर देता है। वो रिटन फॉर्म में अदालतें लेती हैं। उसके बाद वो कहती है, जो कंप्लेनेंट होता है कि जी आप देखिए इतनी ऑफर आई, आप इस पे क्या कहते हैं। अगर तो कोई राजीनामा हो जाता है तो वो उधर ही मामला सेटल हो जाता है और उसको मिल जाती है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर केस आ जाता है एविडेंस स्टेज के ऊपर। अच्छा, एक बात ये कि कानून जो है वो इसमें ये प्रोविजंस मौजूद है कि इसको बहुत थोड़े वक्त के अंदर केस को कंक्लूड करना है। समरी ट्रायल है इसके अंदर, वो जो शहादत का कानून, सीपीसी, वो सब एप्लीकेबल नहीं है। वो जो बाकी हम देखते हैं केसेस में अदालतों के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर ऐसा सच नहीं है कि आपका केस कुछ प्रोविजंस हैं और कोई प्रिंसिपल्स भी कोर्ट अप्लाई कर सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली उसके अंदर वो वैसे नहीं चलता और ये समरी ट्रायल है। तो उसमें लेकिन अगर ये होता है कि ऑफर होती है, रिटन फॉर्म में एक्सेप्टेंस नहीं होती और सब्सिक्वेंटली जब केस कंक्लूड होता है एविडेंस के बाद, तो वही सारी उतना ही बनता है, तो फिर उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती या कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी नहीं मिलता। तो इसलिए बेहतर ये होता है, क्योंकि इसका किसी को कोई ये तो नहीं होता कि मॉनेटरी गेन्स के लिए हम अदालतों में जाते हैं, हम तो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है या ये जो हमने प्रोडक्ट खरीदी है वो दुरुस्त नहीं है, तो उसको रिप्लेस किया जाए। तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को ब्लैक, जो सारिफ की तरफ से मैं कह रही हूँ, किसी को ब्लैकमेल करने या उससे पैसे वापस लेने, आपको चीज पसंद नहीं आ पाएंगे वापस ले लो, आपको परेशानी हुई है, ज़हनी अज़ियत का सामना हुआ है तो आप गए हैं। अच्छा, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं चीज की नौयत उतनी महंगी नहीं होती, जैसे एक वॉशिंग मशीन है, लेकिन हर्जाने का दावा जो दायर किया जाता है वो 2 लाख 3 लाख रुपए का किया जाता है। अब ये चीज क्या है, ये भी समझा देखिए। ये ना एक थोड़ी सी एम्बिग्विटीज कानून में होती हैं। अब मसला ये है कि ये जो डैमेजेस का लॉ है ना, इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट्स में नहीं जाते बुनियादी तौर पे। उस जो डैमेजेस होते हैं उसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसमें आपने जाना है कंपनसेशन के लिए बुनियादी तौर पे। अगरचे कोर्ट अगर देखे तो थोड़े बहुत डैमेजेस दे सकती है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो आप 10,000 की चीज लेते हैं तो आपको 1 लाख का कोई डैमेज मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 1 लाख, ऐसा नहीं होता। तो उसमें सबसे बुनियादी चीज ये है कि या तो उसको कोर्ट रिप्लेस कर देगी, अगर उसका डिफेक्ट है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वॉशिंग मशीन है आपकी, ये टेलीफोन, मोबाइल्स का आजकल बड़ा इशू आ जाता है, तो उसके ऊपर भी लिखा होगा वारंटी पे, देखिएगा कि अगर कोई डैमेज होता है, फर्ज करें मोबाइल गिर जाता है या फ्रिज को आप लाते या उसको जब आप खुद लेकर आ रहे हैं और उधर आपके तो वो दुकानदार की, मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट आती है। कोर्ट जो है वो इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक लेवल के ऊपर जब तक उसको एनालाइज नहीं करेगी इस तरह के केसेस के अंदर, तो उस वक्त तक आपको कोई डैमेज, क्या आपको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलती। लेकिन अगर ये साबित होता है कि वो चीज थी गलत, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, तो फिर आपको वो कंपनसेट करना। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि हमारी सारिफ अदालतें जो हैं वो इतनी फाल नहीं है। उसकी वजूहात क्या है कि कंज्यूमर को उनके राइट्स नहीं पता। सेकेंडली, हमें लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें उनके लिए हैं तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या समझती हैं आप, कितना जरूरी है कंज्यूमर को उनके राइट पता होना? और फिर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह से कोई धोखा आपके साथ हो रहा है तो आप इन अदालतों में जा सकते हैं, आपको इंसाफ मिल सकता है। अच्छा देखिए, बात यह है कि एक जुडिशल सिस्टम ओवरऑल ही मैं समझती हूँ और हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है ओवरहॉलिंग की। मतलब पूरा जुडिशल सिस्टम, सिर्फ एक कंज्यूमर कोर्ट्स भी ज़ाहिर उसका हिस्सा है, नीचे से लेकर ऊपर तक
मजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेके सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत बुरा हाल है, मतलब जो लिटिगेशन है, और खास तौर पर जहाँ तक डिले की बात है। कई दफ़ा होता है कि हम लोग हमेशा वकला के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, हम तो कई दफ़ा एप्लीकेशन दे दे के थक जाते हैं, केसेस की फिक्सेशन नहीं होती। मैं हायर लेवल जुडिशरी की बात कर रही हूँ। अब आ जाए कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर, मैंने शुरू में कुछ देखा था कि काफ़ी मुझे बेहतर लगी थी, फॉल थी कोर्ट्स, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है जो आजकल के हालात हैं कि बहुत लंबी लंबी डेट्स पड़ जाती हैं, और जब केस अगर प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर नहीं होता तो फिर मैंने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा उसमें ना लिटिगेशन डिले हो रही है, तो इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, तवज्जो देने की। दूसरी बात ये है कि जो इस तरह के लॉज हैं, आपने देखा है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे क्योंकि माइट इज़ राइट वाली बात ही चलती है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि ये बेहतर कानून है, कोई बहुत अच्छा कानून नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी चले कानून मौजूद है। बहुत हद तक आपको जो आप मार्केट में जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर हाथापाई होती है, और इसमें मैंने देखा है कि बहुत हद तक लोगों के मसाइल हल भी हुए हैं। और खास तौर पे जैसे मैंने देखा कि नोटिस जाता है, दुकानदार को पता होता है कि मैंने ऐसे किया है, तो वो अपने एक उनकी गुडविल भी होती है, और उनको जब समझ आती है कि इसको इतनी समझ है सारिफ को, उसमें इतनी अवेयरनेस है, तो फिर वो बिल्कुल उसके ऊपर अब हमने सारिफ को अवेयरनेस देनी है। बिल्कुल। और ये देखिए, मैं समझती हूँ कि मीडिया के अंदर भी आपके जो पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर भी प्रोविजंस मौजूद हैं, उनकी पॉलिसी भी ये है कि आपको थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस टाइम निकालना होता है। तो मेरे ख्याल में सारे चैनल्स को चाहिए कि वो सार्फिन को आगाह करें कि ये बड़ा ही अहम कानून है, और क्योंकि हर वक्त आपको पता है मार्केट तो हर वक्त चलती है, शॉपिंग आप कुछ ना कुछ खरीदते चले जाते हैं, तो वो किसी भी चीज के लिए वो इसमें जा सकते हैं। बिल्कुल जी, तो ये सारिफीन की अवेयरनेस के लिए ही ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। अब एक और चीज, मैं एज अ कंज्यूमर सोचूं कि मेरी चीज मोबाइल अगर 50-60 हजार रुपए का है, और अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाती हूँ, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और मुझे बार बार वहां पे जाना पड़ेगा, और फिर फीस की मद में अगर मुझे उससे ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं, मैं तो फिर घर बैठ जाऊंगी। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल एप्लीकेशन भी दे देते हैं जाके, और आप उससे पहले नोटिस भी दे देते हैं, तो मैंने तो देखा नोटिस स्टेज पे ही हल हो जाता है। उसके बाद अगर आप जाते हैं और आप जाके एक सिंपल एप्लीकेशन देते हैं, तो प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर कोर्ट खुद ही देख के सेटल कर सकती है मामला। तो जरूर मतलब इस तरह है, आप जाके तो इतना कोई महंगा नहीं, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन कोर्ट दे सकती है। अगर आपका क्लेम साबित हो जाता है तो उसके साथ कोर्ट कॉस्ट उसको अलाउ करती है। सही। तो अगर कहीं आपके साथ आपने कोई चीज खरीदी है तो धोखाधड़ी का कोई वाकया हुआ है, तो ये कंज्यूमर राइट डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको ये राइट है कि आप सारिफ अदालत में जाएं, और फिर जो चीज आपके पास नाकिस आई है उसको आप अगर चेंज नहीं हो रही है, उसका ऑल्टरनेट नहीं दिया जा रहा, तो फिर प्रॉपर तरीके का जो एक कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करें, ताकि आपको इंसाफ भी मिल सके और ये अदालतें जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं वो मकसद भी पूरा हो सके। थैंक यू सो मच अभी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, और ये तब्दीलियां जो हैं आपको ज़रूर जिद्दत की तरफ भी लेके गई हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की थी कि आप बैठे सोचें और कुछ अच्छा प्लान करें। जैसा कि हमने देखा कि तालीमी निज़ाम हमारा शिफ्ट हुआ, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बहुत सारे बच्चे गए, उसके फ़ायदे नुकसान एक तरफ, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा करना है और प्रॉपर प्लान के साथ कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसी तरह से हमने देखा जब कारोबार बंद हुए तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, और परेशानी में उन्होंने हल ये निकाला कि वो ऑनलाइन कारोबार की तरफ आए, उसको प्रेफर करना शुरू किया। अब ऑनलाइन कारोबार में बहुत सारे मसाइल भी हो जाते हैं, इसको आसान किस तरह से बनाया जा सकता है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी भी हो, आप बिजनेस भी अच्छा कर सकें, और वो शकूक शुबहात जो जुड़े होते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस के साथ, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, कहीं आपको गैर मेयारी चीजें ना मिल जाएं, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजें हल की जा सकती हैं। आप तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो तो आप ये चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई थिंक कि आप वो जो अपने किसी बिजनेस पे जाते हैं, घर से टाइम निकाल के बाहर निकलना है, घर बैठे भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को लेकर चल सकते हैं। तो आपके लिए आज का ये स्पेशल शो होगा उन लोगों के लिए जो कि कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, और अच्छा प्लान करना चाह रहे हैं, अच्छा कारोबार करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप कारोबार अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपकी ख्वाहिश ये होती है कि एक हैंडसम अमाउंट भी आप उससे हासिल कर सके। तो आपको शो में बताएंगे कि ये सब चीज़ें आप किस तरह से अपने लिए प्लान कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। अजीम सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और ये है CEO
AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई-कॉमर्स, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? Alhamdulillah, thank you so much. First of all, I would like to thank you all, and I would like to thank you, the City 42's team, for inviting us and giving us the opportunity for the awareness of e-commerce. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। Businesses have gone online, लेकिन यहाँ पे online businesses shift होने के बाद, especially after this pandemic, बहुत बड़ा एक चैलेंज लोगों के लिए ये था कि ऑनलाइन बिजनेसेस जब यहाँ पे पाकिस्तान में सोचा जाता है तो लोगों के जहन में आता है कि प्रोडक्ट लगाई, उसे 1000 रुपये की प्रोडक्ट पे 100 रुपये 200 रुपये कमा लिए, राइट? बट here there is a major difference of what we were earning when we were doing physical businesses, right? क्योंकि अगर हम फिजिकल बिजनेसेस में मंथली 5 लाख 10 लाख 1 लाख 2 लाख कमा रहे थे, लेकिन क्या हम आज ऑनलाइन बिजनेसेस में भी ऐसा कमा सकते हैं? तो वहाँ पे माइंडसेट नहीं बन रहा था, राइट? सो वी आर ब्रिंगिंग एन अपॉर्चुनिटी। इससे पहले कि हम डिटेल्स शेयर करें, मुझे ये बताएं, इज इट पॉसिबल कि हम ऑनलाइन बिजनेस से भी इतने पैसे कमा सकते हैं? या इट्स वेरी मच इजी विद एन इंडस्ट्री ऑफ $850 बिलियन, जहाँ पे 50-60 हज़ार डॉलर महाना 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स समथिंग वेरी मच इजी। जो कि आज क्यों ये नंबर्स हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हैं? बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन एन इंडस्ट्री ऑफ $1 बिलियन एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री of $850 billion. We are talking about Amazon here. Amazon वो दुनिया जहाँ पे 2.5 मिलियन सेलर्स मौजूद हैं, राइट? जबरदस्त। या सो सिस्टम। चलिए जी, अब वो लोग जो देख रहे हैं हमारा शो और वो Amazon पे कारोबार करना चाह रहे हैं, अब स्टार्ट वो किस तरह से लें, क्या करना है उनको? It's very much easy. It starts with the अकाउंट क्रिएशन। इसमें भी हमारी टीम के सपोर्ट हमारे इंस्टीट्यूट की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ऑन आवर वेबसाइट afp.org.pk और हमारा यूट्यूब चैनल भी है बाय द नेम ऑफ AFP इंस्टीट्यूट। वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप भी लिखी हुई है, और मैं भी हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले उनके साथ शाना बशाना खुद खड़ा हूँ पर्सनली। हमारे मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं ऑन आवर इंस्टीट्यूट्स। दे आर अवेलेबल टू सपोर्ट A to Z टिल एंड, जब तक आप अपने सेल गोल्स को। अच्छा अजीम, मुझे ये बताएगा, प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप सीख के सारा प्लान करके चलें, कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे भी ऑनलाइन कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन पे जो कारोबार करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि आपका इंस्टीट्यूट है, क्या फायदा होता है इससे? प्रॉपर प्लान करके प्रॉपर सीख कर कुछ करें तो इसका फायदा क्या होगा? बेसिकली ये एक महंगा बिजनेस है। इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस व्हिच स्टार्ट्स विद एटलीस्ट $20,000, जो पाकिस्तानी 30 लाख 32 लाख रुपए बनाते हैं, एंड गोज अबव देन दिस। अच्छा, एक्सपेंसिव बिजनेस है तो आपके पास भी अच्छे खासे पैसे होना जरूरी है क्या? या डेफिनेटली, लेकिन आज हमारे पास, हमारी अवाम के पास 96% ऑफ द अवाम डजंट हैव दिस एक्स्ट्रा अमाउंट जिसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फॉर देम we have a great virtual assistant opportunity, जिसमें वो अपने स्किल सेट को महंगे दामों सेल कर सकते हैं। अपने स्किल सेट के सर पे महाना $1,000 अर्न कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट ऑन एवरी डेली बेसिस इन आवर इंस्टीट्यूट विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स, मेंटोर्स। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। इट्स वेरी मच ईजी एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसमें परस्यू कर सकते हैं। ऑन आवर इंस्टीट्यूट वी हैव आवर क्लाइंट्स, जिन लोगों से हम पैसा कमा रहे हैं, जिन फॉरेन क्लाइंट्स से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, व्हेन दे जॉइन, व्हेन द स्टूडेंट्स, व्हेन द एंटरप्रेन्योर्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वर्क फ्रॉम होम मॉम्स हैं, जो हमारी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एज इज़ नॉट नो लिमिट हियर, बजट का कोई टेंशन नहीं है इसमें। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग इट, तो हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वेयर जिन लोगों से हम पैसा कमा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप ये चीजें साथ लेके चल सकते हैं, आप ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं और हमारे साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन क्लाइंट्स के साथ हमारे साथ बैठ के लाइव मीटिंग्स में आ सकते हैं, और यू कैन लर्न हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस बिजनेस, ताकि हम आपको एक पोर्टफोलियो दे सकें। मार्केट में जाके आप अपने स्किल सेट को
सस्ता ना सेल करें। अच्छा मुझे बताइएगा, वाई जस्ट अमेजोन? क्यों सिर्फ आप अमेजोन पे ही कारोबार करें तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, बाकी भी ऑनलाइन बिजनेस बड़े हो रहे हैं, तो आप क्यों प्रेफर करेंगे और लोगों को रिकमेंड भी करेंगे कि अमेजोन इज द बेस्ट? हाँ जी, अमेजोन इस $850 बिलियन इंडस्ट्री का 40% ऑफ शेयर को हेड कर रहा है, प्लस पूरा ग्लोब मिलके मार्केट को इस वक्त 7.5 मिलियन वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत है, राइट? अब पूरा ग्लोब मिलके भी 1 मिलियन वर्चुअल असिस्टेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा, राइट? सो मार्केट हैज दिस इंटेंस रिक्वायरमेंट ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दे कैन स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक फॉरेन क्लाइंट को मंथली $300 से $1000 तक चार्ज कर सकता है। एक एंटरप्रेन्योर, एक वर्चुअल असिस्टेंट 3 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है इंडिपेंडेंटली, और एक क्लाइंट मिनिमम $300, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट $300 भी पे करे तो डेली का सिर्फ 2 घंटे देके, जस्ट 2 आवर्स, एंड देयर इज फ्रीडम ऑफ टाइम, देयर इज फ्रीडम ऑफ प्लेस। और अगर आप प्रोडक्ट्स खुद भी सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स गेट सोल्ड ओवर नाइट ऑल्सो, क्योंकि 200 से ज्यादा ममालिक में आपकी प्रोडक्ट्स लाइव है एंड दे आर गेटिंग सोल्ड, क्योंकि अगर किसी मुल्क में सुबह है तो किसी मुल्क में रात है। व्हेन यू आर स्लीपिंग इन सम कंट्री देयर इज सनलाइट गोइंग ऑन, और वहां पे लाइव सेलर आ रहा आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो दिस इज वेरी वेरी मच प्रॉफिटेबल, दिस इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, जो कि मिनिमम किचन इनकम्स को चलाने से लेके मिलियनेयर एम्पायर्स तक आपके पास एक रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। एक $20,000-30,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप महाना $3,000 से $5,000 तक पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अब वो लोग जो सुन रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, अमेजोन पे काम करना चाह रहे हैं, तो मैं उनकी सेफ्टी के लिए आपसे जरूर क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आम तौर पर गलती लोग क्या कर देते हैं और उनके लिए किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम पे बेचनी है? जो खरीद रहा है वो कहाँ पर बैठा हुआ है और उसके रिमार्क्स उसके बारे में क्या है? सबसे पहले when I'm talking about an industry of $850 billion, so people get excited about how to start this business. Let's start it immediately. और बिल्कुल सड़क पे जैसे पैसा फेंक देते हैं वैसे पैसा लगा देते हैं, but they need उस्ताद, they need some professional support, some professional experience. This is the major mistake. So I am personally doing this business since 8 years from Turkey. मैंने इसको टर्की से स्टार्ट किया था। इस दौरान मैंने बहुत सारे पैसे गवाए और बहुत सारे पैसे कमाए, right? So what they can do, they can join us, or instead of starting this business without any experience, और उन नुकसानात को करें जो हम अपने पास में कर रहे हैं और हम उनसे लेसन लर्न कर बैठे हैं, right? उन मिस्टेक्स को ना करें, और they can just follow our ये step बहुत line. अच्छी चीज है कि आपके पास गाइडलाइंस देने के लिए कोई मौजूद है, और मेरे ख्याल से आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ आप कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं उनको वो मुश्किलात ना रहे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, और अहम खबर है हमारे पास जी जोहर टाउन के इलाके से। जोहर टाउन कजलेबाद चौक के करीब मुसाफिर वैन उलट गई है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। वैगन उलटने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, रेस्क्यू जराये के मुताबिक ये बताया गया है। सो नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अमेज़ोन पे कारोबार आप किस तरह से कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अजीम सितार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा क्या प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, कौन खरीद रहा है, और फिर फीडबैक भी पता चलना बहुत ज़रूरी है। Yeah, definitely. This all starts with a perfect strategy of launching some specific product. और हम इस नीश को, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पूरी इंडस्ट्री में से फिल्टर आउट करते हैं, किस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, कौन सी प्रोडक्ट महाना, इफ़ वी आर गोइंग विद सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी प्रोडक्ट महाना $40-50 हज़ार, $1,00,000, $2,00,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। वी चेक ऑन दैट। प्लस क्या श्योरिटी है कि आवर प्रोडक्ट गेट्स सोल्ड ऑन अमेजॉन। जिस वक्त आपकी प्रोडक्ट यहाँ से चली गई, एंड इन द मीन टाइम वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आज
एक आम बंदा एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, जबकि इससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला कारोबार करने वाला जो एक बंदा है, ही नीडेड टू बी अ मिलियनेयर टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट, लेकिन आज ये कम अमाउंट से शुरू किया जा सकता है और आम बंदा एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकता है विद आवर सपोर्ट। अच्छा, अब जिस वक्त प्रोडक्ट हमारी यूएस और यूके के वेयर हाउस में, फॉर एग्जांपल वैसे 200 प्लस कंट्रीज में हम ये बिजनेस कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के, अब जिस वक्त हमारी प्रोडक्ट यूएस के अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गई है, व्हेनेवर अ कस्टमर अप्रोचेस योर प्रोडक्ट पेज, तो वो प्रोडक्ट उसके घर से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पे अवेलेबल होता है। प्लस अमेजोन जिसके ऊपर यूएस का, यूके का, फॉरेनर्स का एक ट्रस्ट बना हुआ है, अमेजोन इज सेलिंग ऑन आवर बिहाफ, राइट? अमेजोन ब्रांड से, वो हमसे तो डायरेक्टली खरीद ही नहीं रहे, राइट? अमेजोन इज प्रोवाइडिंग देम द रिटर्न पॉलिसी, अमेजोन इज प्रोवाइडिंग देम द रीफंड पॉलिसी। किसी भी किस्म की कंप्लेन होती है, अमेजोन इज टेकिंग द जिम्मेदारी ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी, और उसने ये ट्रस्ट फ्रॉम डेकेड्स मेंटेन कर दिया। और right? ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जब आपको हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ली जा रही है, तो फिर आपका वो जो होता है ना कि एक डर वाली कैफियत है, अच्छा हमारे पैसे ना जाया हो जाए, वो भी दूर हो जाती है। अच्छा, जब हम किसी को रेफर करते हैं ना कुछ करना, तो हम देखते हैं कि किसी की सक्सेस स्टोरी हमारे पास कोई जबरदस्त मिसाल होनी चाहिए, जिसको देख के शायद मैं इंप्रेस होकर कहूँ कि नहीं मुझे भी अब ये करना है। तो कुछ आप अपने बारे में बताइएगा, आपने कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से किया, और आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? I started all of this in Istanbul. तुर्की से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ आज से 8 साल पहले, and I started with some initial product of tasbih and jayanamaz. Alhamdulillah. And it was great. और आज I am also a book publisher of 3 books on Amazon, especially और multi brands को लाउंच करने का एक्सपीरियंस है। तो दिस इज द रीजन हमारे बहुत सारे पर्सनल प्रोफेशनल एनालिसिस भी होते हैं व्हेन वी आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट जस्ट टू मेक द प्रोडक्ट यूनिक। इस बिजनेस में सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं टू टेक द प्रोडक्ट आउट, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल नहीं है इन सॉफ्टवेयर्स पे। इन सॉफ्टवेयर्स को लाखों लोग यूज कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स, जिसकी वजह से स्पेसिफिक नीश में, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ता जाता है, लेकिन ह्यूमन एनालिसिस का कंपटीशन नहीं किया जा सकता, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक ग्रेट एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर मेकिंग ब्रांड्स सक्सेसफुल इन द मार्केट। अच्छा, ये है कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। मैं भी अगर अमेजोन पे कारोबार कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, मैं उस तरह से नहीं कर पा रही। क्या रीजंस हो सकती हैं, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? अगर मेरे केस जिस तरह कुछ हो रहा है ऐसा, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपको नोटिस करना है? ओके, don't start immediately by investing a huge amount in Amazon. Start by learning with the corporate clients already, by being a virtual assistant. खुद virtual assistant बने, आए इंस्टीट्यूट में बैठे और उन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिनके साथ अब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और दोज आर द सक्सेस स्टोरीज, वो ब्रांड्स कामयाब हो चुके हैं, उनके साथ बैठे मीटिंग्स में आए। अच्छा, उनकी इसके वर्किंग लिए में अब जरूरत ये है कि लोग कुछ सेमिनार्स, कुछ ऐसी काउंसलिंग वगैरह हों जो वो अटेंड करें ताकि उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी मिल सके। तो आपके प्लेटफॉर्म पे कोई सेमिनार्स या फिर कोई काउंसलिंग वगैरह की जाती है? या डेफिनेटली वी हैव सेवरल seminars. We had several seminars previously, also Lahore, Faisalabad, Multan, Rawalpindi. लेकिन अब आज इस पेंडेमिक के बाद most of the time we are doing the webinars. और every 2 days we have webinars on our YouTube channel, on our Facebook channel. By the name of AFP Institute. So you can come on to the webinars, और उसके अलावा मैं personal free business consultation के लिए भी available हूँ. You can call our numbers available on afp.org.pk, or you can schedule a free business consultation meeting with me, and I can come on Zoom, on cam, and I can support and guide A to Z on how to. जबरदस्त चीज़ है कि आपको अच्छी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, कुछ प्लान करना है। मैसेज क्या होगा यूथ के लिए आपका? Message youth के लिए, it's a great message that we need to listen with our full concentration, कि जब भी कोई बिजनेस आप करने जाएं, you have to go with proper research. उस इंडस्ट्री के उस्ताद को कंसल्ट करें, बिल्कुल। कंटैक्ट द मेंटोर जो
पहाड़ों से रास्ता काटते हुए, गारों में रातें गुजारते हुए आज शहर बसा रहा है। और इस बसे बसाए शहर में पार्ट लेने के लिए इंस्टेड ऑफ फिर जीरो से आप फाउंडेशंस खोदना शुरू करो, इससे बेहतर है कि बनी हुई फाउंडेशन के ऊपर ब्रिक्स रखना शुरू कर दो। अच्छी फाउंडेशन के साथ आप एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन यू नेवर नो कि आपने फाउंडेशन कमजोर कर दी और बिल्डिंग ऊपर से बहुत अच्छी नजर आ रही है, इट विल फॉल डाउन लेटर ऑन स्टेजेस पे, आपको पता लगेगा। सो ऑन आवर इंस्टीट्यूट वी आर प्रोवाइडिंग रियल ऑन टाइम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिसमें आप खुद अपनी नजरों से देखेंगे, सिस्टम में डेली पैसा बनते हुए देखेंगे, हाउ पीपल आर अर्निंग। और फिर ऐसे ही ना कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके अच्छी तरह से प्रॉपर उस साथ से सीख कर कुछ करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आप अच्छे तरीके से कामयाबी से कारोबार भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पर हम ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम को, जिसकी आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। और इसी सिलसिले में मुल्क भर में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ज़ेर तमाम तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है और बिलाशुबा इस नन्ही पढ़ी के बड़े बड़े कारनामों का जिक्र हर तरफ किया जा रहा है। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अरफा करीम ने तहलका मचा दिया और हर तरफ जिक्र होने लगा। 2 फरवरी 1995 को ज़िला फैसलाबाद में अरफा करीम पैदा हुई थी और उन्होंने कम उम्री में ही सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट हासिल करके आलमी शोहरत अपने नाम कर ली। अरफा करीम ने अपनी लाजवाल काविश की बिना पर फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल और सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात भी अपने नाम किए। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से बार्सिलोना में मुनक़िदा 2006 की तकनीकी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से 5000 से ज़्यादा मंदूबीन में से पाकिस्तान से सिर्फ अरफा करीम को ही मदऊ किया गया था, जो कि बहुत बड़े एजाज़ की भी बात है। इसके अलावा अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में भी सिर्फ 10 साल की उम्र में एक तैयारा उड़ाया और तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम को 22 दिसंबर 2011 को मिर्गी का दौरा पड़ा और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर उसे लाहौर के CMH अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां वो कोमे की हालत में रहीं और 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गई। इस नन्ही परी के बड़े बड़े कारनामे तो हमने ज़रूर इनका जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र करने का मकसद क्या है कि अरफा करीम बिलाशुबा पाकिस्तान का प्राउड है, फ़ख्र है, लेकिन बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बच्चों के लिए मिसाल भी हैं कि अरफा करीम की मिसाल इसलिए रखी जाती है कि सुना भी जाए, इसको समझा भी जाए और इससे कुछ सीखा भी जाए। बिलाशुबा उनके वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ा सानहा भी है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया में इस नन्ही परी का जब भी नाम लिया जाता है और ज़िक्र किया जाता है तो बहुत ही प्राउड फील किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अरफा करीम के वालिदैन के लिए भी ये प्राउड का लम्हा होगा। अरफा करीम अपनी छोटी छोटी आंखों में ख्वाब क्या रखती थी वो भी आपको दिखाते हैं। मामा को बता तो आपका 4 साल का जो भाई है वो भी मुझे लगता है आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। वो नक्शे कदम पे चल रहा है, लेकिन मैं उसको अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं दूंगा। तोड़ने नहीं दूंगा। यानी दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाएगी। जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अरफा करीम क्या करना चाहती थी, किस तरह से अपना रिकॉर्ड भी कायम रखना चाहती थी। बहुत प्राउड फील होता है कि जब आप देखते हैं कि इतनी नन्ही सी बच्ची ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और फिर उसको याद भी रखा जा रहा है, उसका जिक्र भी किया जा रहा है, उसको खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अपने बच्चों को बताइए भी और इस बारे में जितना जिक्र हो सकता है करिए, ताकि बच्चों को पता चले कि उन्होंने भी किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या करना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होंगे जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्यू मोबाइल नॉइर E8 है और इसकी प्राइस क्या है जी 27,500 रुपये। क्यू मोबाइल Z12 और ये आप खरीद सकते हैं 20,500 रुपये में।
नेक्स्ट मोबाइल है जी क्यू मोबाइल A1 लाइट और ये आप खरीद सकते हैं 17,500 रुपये। क्यू मोबाइल व्यू मैक्स प्रो 13,900 रुपये इसकी प्राइस है जी। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट बचत बाजार। जी तो नाज़रीन, बचत बाजार में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बचत किस तरह से कर सकते हैं। ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहां पर सेल्स लगी हैं। रॉयल टैग है हमारे पास, अगर आप यहां पे जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है। इसके बाद जी सना सफीनास पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। बोनेंजा पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अप टू 60% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड है बीच ट्री, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। जी सेल्स आपने जान ली, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। जीशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? आज के रोज़ लाहौर शहर में सब्जियों की कीमतों में कुछ कीमतें ऐसी हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं और कुछ की कीमतें पहले से कुछ कम हुई हैं। सब्जियों के रेट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आज के रोज़ आलू की जो सरकारी कीमत है वो 37 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दर्ज की गई है सरकारी रेट लिस्ट में, जबकि मार्केट में आलू 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात करते हैं प्याज की, तो प्याज जो है वो 36 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि रेट लिस्ट में दर्ज किया गया है और मार्केट में ये प्याज जो है वो 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो रेट लिस्ट आज के रोज़ सरकारी तौर पे जारी की गई है उसमें 80 रुपये का रेट दिया गया है, जबकि आम ओपन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पे टमाटर जो है वो 90 और 100 रुपये के दरमियान बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ बात करते हैं लहसुन की, तो लहसुन 285 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और लहसुन चाइना जो है वो 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि अदरक जो है थाईलैंड की वो 270 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और अदरक चाइना की जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ बात की जाए खीरे की, तो खीरा 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, करेला जो है 116 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि करेले का सीज़न ही ऑफ सीज़न करेला है, तो इस वजह से इसकी कीमत में ज़्यादती देखी जा रही है। इसके साथ साथ बात की जाए पालक की, तो 17 रुपये फ़ी किलो और पालक देसी की बात की जाए तो वो 19 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ बैंगन जो है वो 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, बंद गोभी 28 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, फूल गोभी जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से और शिमला मिर्च जो है वो 93 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेची जाती है। ठीक है जीशान, बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास है जी मीट रेट ज़ेनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बीफ पर केजी मिलेगा 450 रुपीज़ में और बीफ मेंसा आप खरीद सकते हैं 565 रुपये किलो में। मटन पर केजी है 1150, मटन मेंसा आप खरीद सकते हैं 1390 रुपये में। इसके बाद चिकन रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 151 और इसका बना हुआ गोश्त 219 रुपये किलो में आपको मिलेगा। एग रेट से हमारे पास सबसे पहले है जी रिटेल प्राइस 146 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे अगर आप जाएंगे 144 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद है जी गोरमे के रेट से 145 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है। अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।